बच्चों, चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग व्यापारिक संगठन का 5वां अध्याय पढ़ेंगे और 5वें अध्याय के अंतर्गत है विदेशी व्यापार की वित्त व्यवस्था, यानी कि आपको पढ़ना है फाइनेंसिंग फॉर फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार की वित्त व्यवस्था। वित्त से आशय होता है धन से या रुपए पैसे से, यानी जब हम विदेशी व्यापार करेंगे तो उसके लिए वित्त की व्यवस्था कहाँ से होगी, कैसे होगा, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि एक कोटेशन आपको दिख रहा होगा, वित्त व्यापार की जीवनदायिनी शक्ति है। माल उत्पादन करने से निर्यात करने तक धन की आवश्यकता पड़ती है। सीधी सी बात है कि बिना वित्त के, जैसे हम लोग पढ़ते थे कि व्यापार में पूंजी, बगैर पूंजी के कोई व्यापार नहीं हो सकता, शुरू नहीं हो सकता। तो इसी तरह विदेशी व्यापार करना है तो आपको धन चाहिए, और वह जीवन दायिनी शक्ति है। चाहे माल का उत्पादन करना हो, चाहे निर्यात करना हो, आपको धन चाहिए। अब रही बात, इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पहली बात रहेगी हमारा कि विदेशी व्यापार की वित्त के साधन कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से वित्त मिलता है। तो पहला इसमें आप पढ़ेंगे व्यापारिक बैंक, दूसरा पढ़ेंगे रिजर्व बैंक से, तीसरा है औद्योगिक विकास बैंक, फिर है आगे आपका भारतीय निर्यात एवं साख गारंटी निगम, फिर आगे आपका भारतीय निर्यात एवं साख गारंटी निगम। तो ये सारी संस्थाएं हैं जो जहाँ से आपको वित्त की व्यवस्था हो सकती है। फिर आपको आगे पढ़ना होगा इसमें विदेशी व्यापार में जो अपने भुगतान करना, उसके कौन कौन से साधन हो सकते हैं। जैसे है विनिमय विपत्र, विदेशी विनिमय विपत्र हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, अन्य साधन भी हैं तमाम, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आगे आप पढ़ेंगे इसमें विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन की कठिनाइयाँ, यानी कि क्या अर्थ प्रबंधन मतलब हो गया, यहाँ पे अर्थ का मतलब है आपको वित्त से, यानी कि विदेशी व्यापार करते समय आपके वित्त के लिए यानी धन के लिए व्यवस्था करने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे आप। और फिर एक छोटा सा टॉपिक आपका है महसूली माल गोदाम, जिसको प्रमाणित गोदाम भी कहते हैं या प्रतिबंधित गोदाम कहते हैं या बंधक गोदाम, माल गोदाम कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आगे आपको बंधक पत्र के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फिर शेष है आपका प्रश्न उत्तर वगैरह है, वो तो आप करेंगे ही, वो आप लोग करिएगा अपना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। विदेशी व्यापार से तो आज से समझ में आ रहा होगा सबको कि एक देश की सीमा रेखा से निकल करके दूसरे से देश की सीमा रेखा में आयात या निर्यात, यानी वस्तुओं को भेजना या मंगाना विदेशी व्यापार कहलाता है। तो जो हम लोग ने बात किया था विदेशी व्यापार के वित्त के साधन, तो उसमें आपने पहला पढ़ा व्यापारिक बैंक है, रिजर्व बैंक है, औद्योगिक विकास बैंक है, भारतीय निर्यात एवं साख गारंटी निगम। तो ये क्या है, चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। व्यापारिक बैंक के बारे में अच्छी तरह जानते हैं आप लोग, कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक, ये निर्यातकों के लिए माल गोदाम में माल या उनके माल गोदाम में जो माल रखे हैं उसके आधार पे या मार्ग में जो माल है उनका गुड्स इन ट्रांजिट के दृष्टिबंधक हाइपोथेसिकेशन के आधार पर जो है या गिरवी के आधार पर उनको ओवरड्राफ्ट देते हैं। यानी कि व्यापारी जाता है, कहता है कि देखिए मेरा माल आ रहा है, ये माल का अधिकार पत्र मेरे पास है, और दूसरा कह सकता है कि देखिए मेरा गोदाम में माल रखा हुआ है, ये बिक जाएगा तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, मुझे जहाँ से मंगाया हूँ उसको पैसा देना है, आप मुझे पैसे की व्यवस्था कर दीजिए। तो वो कहता ठीक है, मैं आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे देता हूँ और आप अपना पैसा चुका लीजिए। तो एक तरह से ये लोन हो जाता है व्यापारिक बैंक। आगे बढ़ता है तो दूसरा कह सकता है ये बैंक ग्राहक के लिए बिलों की वसूली करते हैं। बिलों की वसूली से क्या सा है, ग्राहक के बिलों की वसूली करते हैं। इसमें आप विनिमय विपत्र के बारे में जानते ही हैं,
तो बैंक के माध्यम से हम विनिमय पत्र की अपने वसूली करवाते हैं। किसी से मुझे बिल पैसे प्राप्त करने हैं बिल के आधार पे, तो बैंक को दे देते हैं कि आप जो है इसको आप वसूल कर मेरे खाते में डाल दीजिए। तो वो पैसा उन खाते में आ जाता है, तो आप जो है उससे अपना विदेशी व्यापार कर सकते हैं। फिर आगे आप आते हैं, ये बैंक आजकल जो है ये बैंक छोटे पैमाने वाले या मध्यम पैमाने वाले उद्योगों को ऋण देते हैं, लोन ले सकते हैं आप उनसे। दीर्घ वालों का क्योंकि उसमें पैसा फंस जाने की उम्मीद रहती है बैंकों की, इसलिए वो आमतौर पे छोटे छोटे उद्योगों को देते हैं। आरबीआई का रूल भी है कि आप जो है इनको लोन दीजिए ताकि ये डेवलप कर सकें। बैंक अपने ग्राहक की विनिमय संबंधी जोखिमों के विषय में उचित परामर्श भी देता है। अच्छा, बैंक अपने उसके आंकड़े होते हैं, उसके आधार पे वो निर्यातक या आयातक को बताता है कि आप जो है आयातक कोई कि आप जो है विदेशी व्यापार कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए कैसे नहीं, वो सारी चीज़ें वो आंकड़े देता है और उनको सलाह देता रहता है। तो इस तरह से जो है एक व्यापारिक बैंक जो है ग्राहकों को निर्यातकों के लिए विदेशी व्यापार जो कर उनके वित्त की व्यवस्था कराता है। पहला तो है उनके माल के आधार पर ओवरड्राफ्ट दे देता है, दूसरा है कि उनके लिए बिल की वसूली करता है, तीसरा है कि वो उनको ऋण प्रदान करता है, चौथा है उनको सलाह देता है, उचित परामर्श देता है। तो ये तो हो गई व्यापारिक बैंक की बात। हम आगे अब चलते हैं रिजर्व बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक सभी बैंकों का बैंक होता है और वह अनुसूचित बैंकों को, जो शेड्यूल बैंक है जिसके पास ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा लेने जाता है आयातक निर्यातक, वो उनको जो है शेड्यूल बैंकों को निर्यात कार्यों के लिए ऋण प्रदान कर देता है। उसके लिए धन की व्यवस्था करता है कि आप अच्छा निर्यातकों को पैसा दे रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, देश में विदेशी मुद्रा आएगी, आप जो है ठीक है हम आपको पैसा दे रहे हैं मदद करने के लिए। यानी कि सीधे सीधे आरबीआई निर्यातकों आयातकों को मदद ना करके वो अनुसूचित बैंकों को देता है। अनुसूचित बैंक जो है उसमें बाध्यता रहती है कि आपको ये जो धन दे रहे हैं आप निर्यातकों को ही देंगे पैसा। इस तरह की बातें हो जाती है। इसका मुख्य कार्य एक चीज़ और है, आरबीआई विनिमय नियंत्रण कार्य करता है, एक्सचेंज मतलब हमेशा मॉनिटरिंग करता रहता है कि विदेशी व्यापार की क्या स्थिति चल रही है, तो विनिमय को नियंत्रित करने का कार्य करता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित विदेशी विनिमय को खरीदता और बेचता है, यानी कि जो विदेशी विनिमय विपत्र होते हैं उनको खरीदने बेचने का भी निर्धारण पर भारत सरकार के कहने पर करता रहता है। तो इस तरह से आरबीआई निर्यातकों आयातकों के लिए मददगार होता है, धन की व्यवस्था कराता है। फिर आगे हम लोग का है और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसको बोलते हैं आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई। इसकी स्थापना 1 जुलाई 64 में हुई थी, 1 जुलाई 1964 में हुई थी। क्यों हुई थी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसका नाम ही है, यानी कि उद्योगों के विकास का कार्य करना था इनका। ये निजी उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और विदेशी व्यापार में विलंबित भुगतान और पूंजी बाजार में ऋण की गारंटी देते थे। यानी कि ये काम क्या करते थे, ये जो आपके आईडीबीआई है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जो 1 जुलाई 1964 को स्थापित हुआ था, इसका मुख्य काम था कि निजी उद्योगों को वित्तीय सहायता देना और जनता के बचतों का संग्रहण करना। यानी कि छोटे छोटे वो इशू पेपर जारी करते थे और उससे पैसा कलेक्ट करते थे ताकि उनके पास वित्त आ जाएगी और ये जो है वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे निजी उद्योगों को। और विदेशी व्यापार में जो विलंबित भुगतान होते हैं उनको लिए मदद करते थे। विलंबित भुगतान से ऐसा है कि जो भुगतान व्यापारी नहीं चुका पाया है उनके लिए व्यवस्था करते थे। और पूंजी बाजार में ऋण की गारंटी देते थे। ऋण की गारंटी देने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई निजी उद्योगपति जाता है पूंजी बाजार से पैसा वसूल करता है, उधार लेता है, तो वो गारंटर बन जाते हैं। कौन बनता है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आईडीबीआई। ठीक, तो आगे अब हमारा अगला है भारतीय निर्यात साख गारंटी निगम, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ECGCI। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1964 को हुआ था। इसका काम है निर्यात के जोखिमों की बीमा करना। यानी कि आप रिस्क समझते हैं कि निर्यात आयात कर का बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बहुत रिस्क होता है, तो उस चीज़ों को इंश्योर्ड करने का काम करता है ये काम। क्योंकि ये निर्यात
भारतीय निर्यात साख गारंटी है यानी कि उसको श्योर कराता है कि ठीक है आप करो, कोई दिक्कत होगी तो हम आपके पीछे खड़े हैं। और यह जो है वाणिज्यिक जोखिमों के लिए एक स्टैंडर्ड प्रमाणित बीमा जारी करता है, स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करता है। और कई बार जो है व्यापक जोखिम यानी कि कम्प्रहेंसिव रिस्क पॉलिसी जारी करता है। 2 तरह की पॉलिसियाँ जारी करता है ये कौन, ECGCI स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी एंड कम्प्रहेंसिव रिस्क पॉलिसी। यानी कि इसमें कम्प्रहेंसिव में क्या है, सारा कुछ शामिल होता है। और इसके लिए वो 2 तरह का मदद करता है, 2 तरह की बातें उसमें रखता है। एक तो है कमर्शियल रिस्क और दूसरा है पॉलिटिकल रिस्क। अब ये एक नया शब्द आ गया, वाणिज्यिक रिस्क। तो आप समझते हैं व्यापार में जो रिस्क होता है, जो जोखिम होता है, माल खरीदे बिका नहीं हुआ, दिवालिया हो गया, तमाम तरह के भुगतान नहीं हुआ। मान लीजिए कि क्रेता, किसी से हमने माल खरीदा, क्रेता व्यापारी का दिवालिया हो जाना, यानी कि विक्रेता जो निर्यात हम माल भेज रहे हैं, किसी दूसरे देश को भेज रहे हैं, वहाँ का जो व्यापारी आयातक है वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे। दिवालिया घोषित कर देगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा। आगे है कि क्रेता द्वारा माल का भुगतान न करना। अब मान लीजिए हमने माल भेज दिया, वो पैसा नहीं दे रहा है। और दूसरा आगे है, और क्रेता द्वारा बिना निर्यातकों के गलती के माल लेने से इनकार करना। यानी कि हम निर्यात कर रहे हैं लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो कह रहा है कि हम माल नहीं लेंगे। तो इन सारी बातों को रिस्क कवर करने का काम कौन करता है, ECGCI। और आगे जो राजनीतिक रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क के अंदर आता है कि मान लीजिए कि हम जिस देश में माल अपना भेज रहे हैं वहाँ पर नागरिक विद्रोह हो जाए, तो सिविल डिस्टर्बेंस हो जाए, यानी कि राजनीतिक सत्ता या अस्त व्यस्त हो जाए, तो वहाँ पे युद्ध की स्थिति छिड़ जाए जिस कारण से माल हमारा फंस जाए, या क्रेता जो माल मंगा रहा आयातक है उसकी लाइसेंस जब्त हो जाए, या समुद्री मार्ग में विचलन डाइवर्सन आ जाए कि जिस मार्ग से हम भेज रहे थे उस मार्ग में कुछ राजनीतिक कारणों से रोक दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। या तो आगे है कि सरकार द्वारा निर्यातक देश के वस्तुओं को भुगतान प्रतिबंध लगाते हैं। मान लीजिए जैसे कि अगर उदाहरण के रूप में दें, भारत पाकिस्तान के बीच जब रिश्ते अच्छे रहते हैं तो एक दूसरे के बीच व्यापार हो रहा है। अगर मान लीजिए कल को कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो क्या होगा कि एक देश दूसरे देश के बीच के वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए मना कर देगा। तो ऐसे में क्या होगा, निर्यातकों को बड़ा नुकसान हो जाएगा जो माल भेज रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके पॉलिटिकली जो रिस्क होता है उसको कवर करने की बात जो है इस संस्था द्वारा किया जाता है। विदेशी व्यापार में भुगतान के साधन यानी सोर्स ऑफ मेकिंग पेमेंट इन फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार में वह कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम भुगतान करते हैं, भुगतान यानी कि पेमेंट करते हैं। क्योंकि यह 2 देशों के बीच होता है तो दोनों देशों में अलग अलग तरह की मुद्रा चलती है, तो उन मुद्राओं का एक एक्सचेंज रेट तय हो जाता है जो कि घटता बढ़ता रहता है हमेशा, और उसके आधार पर जो है हम पेमेंट करते हैं। आमतौर पे अमेरिकी डॉलर को एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, उसी के को पैमाना मान करके हम लोग विदेशी एक्सचेंज को रेट को तय करते हैं और भुगतान करते हैं। आगे हम लोगों का है कि जो भुगतान के साधन हैं वो क्या क्या हैं। तो उसमें पहला है बैंक ड्राफ्ट, फिर अधिकार पत्र पर नगद भुगतान, विदेशी बिल। विदेशी बिल में आपके 2 तरह हो जाएंगे, साधारण विदेशी बिल और अधिकार पत्र सहित विदेशी बिल, बैंकों पर लिखा बिल और तार द्वारा भुगतान। क्योंकि तार को आपको पता होगा कि तार की सिस्टम बंद हो चुके हैं और तार अब हमारे देश में नहीं चलता है, इसलिए ये हमारे लिए लागू नहीं होगा। लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है, इतिहास जानते रहना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो बैंक ड्राफ्ट है आपका, देखेंगे कि बैंक ड्राफ्ट सब लोग परिचित हैं, जिसको बैंक डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं। बैंक ड्राफ्ट एक बैंक आपका जो है कमर्शियल बैंक है, वो एक ड्राफ्ट बना कर दे देता है। विदेशी भुगतान के साधन का विदेशी बैंक ड्राफ्ट सबसे लोकप्रिय साधन है। यह व्यापारिक विक्रेता के देश में की मुद्रा में लिखा जाता है, यानी कि जो व्यापारी विक्रेता है उसके देश में के मुद्रा में लिखा जाता है, जिसके द्वारा आयातकर्ता एक निश्चित मूल्य
आयातकर्ता एक निश्चित मूल्य अपने देश की मुद्रा में जमा कर देता है। आयातकर्ता बैंक से ड्राफ्ट बनवाकर निर्यातकर्ता के पास भेज देता है, जिससे निर्यातकर्ता बैंक में भुगतान ले लेता है। उसका नमूना आपको दिया गया है ये। और देखेंगे कि आपका स्पेसिमेन आप ऑन डिमांड पे मिस्टर जेम्स एंड कंपनी लंदन और ऑर्डर द सम ऑफ पाउंड। चूँकि लंदन में पाउंड चलता है, ब्रिटेन में, तो पाउंड चूँकि उसी 1000 पाउंड की बात हो रही है। अब इसमें देखेंगे ये पाउंड का निशान भी बना है इस तरह का, तो ये आपका हो जाएगा। और ये कौन लिख रहा है? आपका जो एजेंट होता है, आयातकर्ता जो है, जो मंगा रहा है, वो किसको दे रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका ब्रांच आपका लंदन में है। और किसको? जो निर्यात जो विक्रेता है उसके नाम पे भेजा जा रहा है। तो इस तरह से एक बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पैसा भेजा जा सकता है। फिर आगे आपका है अधिकार पत्र पाने पर नगद भुगतान। अधिकार पत्र क्या होता है? जो माल हमारा एक्सपोर्ट से आ रहा है उसका हमको जब अधिकार मिल जाता है तो हम उसको कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, यानी जिसको सीडी बोलते हैं, इस प्रणाली में इसलिए प्रचलित है क्योंकि विक्रेता न तो नए ग्राहक जिसकी साख का पूरा ज्ञान नहीं होता, उसके लिए मानी कि हमको पता नहीं है, एडवांस वगैरह कोई बात नहीं होती, तो हमारे पास माल का अधिकार दीजिए, पैसा लीजिए, जाइए, तो ये चीज़ें हो जाती है। तीसरा तरीका है फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, विदेशी विनिमय विपत्र। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये जो विनिमय विपत्र है उधार लेन देन में बड़ा महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट होता है। और विदेशी विनिमय विपत्र की 3 प्रतियां तैयार की जाती हैं और अनेक प्रतियां केवल इसी उद्देश्य से बनाई जाती हैं कि अगर कोई प्रति खो जाए तो दूसरी प्रति उसके काम में लाए। ऐसा कोई उसका मेन उद्देश्य नहीं है। मान लीजिए कि एक खो गया, दूसरा काम आ जाएगा, दूसरा को तीसरा काम आ जाएगा, तो इस तरह करके 3 बना ली जाती है ताकि सेम एक ही तरह का रहेगा, वो उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। और ये विदेशी बिल में 2 प्रकार के होते हैं, साधारण बिल विदेशी बिल और अधिकार पत्र सहित विदेशी बिल। साधारण तो ऑर्डिनरी टाइप का होता है, उसमें लिखा रहता है कि ठीक है माल का अधिकार पत्र मुझे मिल जाएगा तो मैं जो है ये पैसा इतने दिन में भुगतान कर दूंगा और सारी चीज़ें हो जाती है। और जो अधिकार पत्र सहित जो होते हैं बिल, इसमें 2 तरह का बात होती है। एक तो अधिकार पत्र पाते समय बिल का भुगतान, यानी कि उसमें लिखा रहेगा कि जो बिल में विपत्र लिखा जा रहा है, ये जैसे ही हमको आप डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट यानी डीपी, जैसे ही आप हमको डॉक्यूमेंट्स माल का अधिकार पत्र देंगे और आपको इस बिल का भुगतान कर दिया जाएगा। माल का अधिकार पत्र सुपुर्द करने पर भुगतान प्राप्त कर लिया जाएगा। और जो होता है बिल स्वीकार करने पर अधिकार पत्र, यानी कि आप अधिकार पत्र जैसे ही देंगे बिल स्वीकार कर लीजिए, अधिकार पत्र ले लीजिए वाली बात होती है। यानी कि ये जो दूसरा वाला है बिल स्वीकार वाली, ये पुराने ग्राहकों जिसका विश्वास हमारा बना हुआ है, इस पर विश्वास होता है जिस ग्राहक पे, उसके साथ ऐसा बात करते हैं कि ठीक है आप जो है बिल स्वीकार कर लीजिए, हम अधिकार पत्र दे रहे हैं और बस आप माल ले जाइए, फिर जब होगा तो पैसा भुगतान हो जाएगा। फिर आगे आपका है बिल बैंक पर लिखा बिल। कई बार होता है कि निर्यातक जो होता है, जो माल भेज रहा है, वो आयातकर्ता पर बिल न लिख करके वो अपने बैंक पर लिखता है। तो आयातकर्ता क्या करेगा, उस बैंक में खाता खुलवाता है, उसके बाद जो है उसका पैसा उसमें ट्रांसफ़र होता है। और जो तार की बात कर रहे थे, चूँकि ये शीघ्र भुगतान पाने के लिए था, अब शीघ्र भुगतान के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये चीज़ यूजलेस हो गया है। ठीक, तो आगे आपका बढ़ते हैं। ये देखिए विदेशी विनिमय विपत्र की जो 3 प्रतियां की बात की थी, तो जो फर्स्ट रहेगा उसमें लिखा रहेगा कि ये सेकेंड और थर्ड सेम है, सेकेंड और थर्ड सेम है। इसी तरह से देखेंगे कि जब आपका सेकेंड प्रति आएगी, ये सेकेंड प्रति आएगी, तो इसमें भी लिखा रहेगा सेम बातें सब सेम रहेगी, बस यहाँ पे ये रहेगा ब्रैकेट में फर्स्ट और थर्ड इसके सेम है, यानी कि सेकेंड है यहाँ पे तो फर्स्ट और थर्ड सेम है। इसी तरह से अगर थर्ड की बात करेंगे तो ये कहेगा कि फर्स्ट और सेकेंड सेम है। तो इस तरह से 3 प्रतियां, यानी कि अगर कोई खो जाता है
तो वो सारी बातें हो जाएंगी। अब एक छोटा सा टॉपिक हमारा और है कि जो विदेशी व्यापार करते हैं इसमें वित्त की व्यवस्था में कठिनाइयाँ क्या क्या आती है। तो पहला है कि बीमा का प्रीमियम का दर बहुत अधिक होता है, यानी कि विदेशी व्यापार में जो इंश्योरेंस किया जाता है माल का बीमा कराते हैं उसका रेट बहुत अधिक होता है, ये एक समस्या, इसको समाधान होना चाहिए। फिर आगे के मूल्य का अग्रिम जमा करना पड़ता है, यानी कि जो माल हम मंगा रहे हैं उसका पैसा अग्रिम देना पड़ता है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश का मामला होता है, विश्वास का थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, इसलिए पैसा पहले मांगते हैं, एडवांस लेते हैं, उसके बाद माल भेजते हैं। फिर आगे अगर व्यापारिक जानकारियों की सुविधा का अभाव रहता है, नहीं कि जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमको जानकारियाँ प्रॉपर नहीं मिल पाती हैं। इसमें सरकारों को ध्यान रखना चाहिए और आयातकर्ता या निर्यातकर्ता को प्रमाणित जानकारियाँ प्रदान करते रहें। आगे आपका है अधिक कठोर दंड। आयात निर्यात व्यापार में सरकार द्वारा बहुत पॉलिसी बहुत तगड़ी है और उसमें जो है चूँकि ये देश की सुरक्षा का भी मामला बनता है, इसलिए कानून थोड़ा सख्त होता है इस मामले में, तो थोड़ा लोग कम उसमें वो करते हैं, व्यापार करने में आगे बढ़ते हैं। बिलों को भुनाने में कठिनाई आती है, विदेशी विपत्र को का जो है पेमेंट प्रॉब्लम करता है। दूषित वित्त प्रणाली है, वित्तीय व्यवस्था अच्छी नहीं है, होने के कारण दिक्कत होती है। ऊंची कटौती, डिस्काउंट बहुत होता है, विदेशी बिल पत्र पे बहुत तगड़ा डिस्काउंट कट जाता है। और उचित परामर्श का अभाव, यानी कि विदेशी व्यापार करने के लिए जो सलाह मिलना चाहिए वो कम है, तो सरकार को इस मामले में आगे आकर के काम करना चाहिए। ये जो कुल ये सब कठिनाइयाँ हमारी जो विदेशी व्यापार के लिए है, इसको समाधान के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और सुरक्षा को देखते हुए चीज़ों को काम करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रथम होता है, उसके बाद व्यापार, तो ये सारी चीज़ों को देख करके समाधान खोजना चाहिए। एक और छोटी सी बात है, आपको ये उसमें पूछा जा सकता है अति लघु उत्तरीय या निश्चित उत्तरीय कि पंचायती निर्णय से क्या आशय है। इसको कायदे से आप लिख लीजिएगा। पंचायती निर्णय वाक्य में इस बात का उल्लेख होता है कि यदि क्रेता एवं विक्रेता में किसी प्रकार कोई झगड़ा होता है तो इसका निर्णय पंचायत द्वारा कर दिया जाएगा। पंचायत आप लोग जानते होंगे इस चीज़ को, पंचायत द्वारा निर्णय कर लिया जाएगा। क्योंकि अगर हम न्यायालय मुकदमा लेकर के जाएंगे तो इसमें साख कम होता है, यानी कि दोनों व्यापारियों की साख को कमी होती है, इसलिए आपस में एक निर्णय ले लिया जाता है और पंचायत में ये सब चीज़ें हल हो जाती है। मतलब दो देशों के बीच मामला रहता है, उसके कुछ प्रतिनिधि तय होते हैं, वो चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तो फिर दो देशों का मामला हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो चीज़ें नहीं होता है। तो इस सब चीज़ों को पंचायती निर्णय कहते हैं। तो आप इसको जो है अति लघु उत्तरीय के लिए अच्छे से याद कर लेंगे, 10 शब्दों में जो लिखने के लिए आता है आपका। जैसा कि मैंने बात किया था, एक टॉपिक था आपका बॉन्डेड वेयर हाउस, प्रतिबंधित बंधक माल गोदाम, या इसका अन्य नाम भी था महसूल माल गोदाम। महसूल माल गोदाम क्या है, प्रमाणिक माल गोदाम क्या है, प्रतिबंधित क्या है, तो सब चीज़ें एक ही है। और इसमें क्या होता है कि बंदरगाह सरकार द्वारा एक प्रतिबंधित गोदाम होता है जो कि बंदरगाह पे ही उपलब्ध होता है। उसमें उन आयातकर्ताओं या उन निर्यातकों के लिए अच्छा रहता है जो पुनर्निर्यात का बिजनेस करते हैं, यानी कि माल आपका एक देश से मंगाया दूसरे देश भेजना है तो उस गोदाम में आप माल रख करके सुरक्षित अपना काम कर सकते हैं। और कई बार होता है कि जैसे कुछ लोग उधार माल लेकर के मंगाते हैं, यानी कि लोन लेकर के वो करते हैं, तो जब तक उस गोदाम में प्रमाणिक रूप से सरकारी द्वारा उस गोदाम में रख दिया जाता है माल आपका, जब आप धनराशि का भुगतान कर देंगे तब आपको माल का अधिकार मिलेगा, नहीं अन्यथा की स्थिति में वो वहीं रहेगा। तो प्रमाणित माल गोदाम से आयातकर्ता को निम्नलिखित लाभ होता है। पहला क्या होता है, माल को पुनर्निर्यात की दशा में कर मुक्त कर दिया जाता है। आयात मतलब कि जब देश के अंदर आ ही नहीं रहा है, चूँकि आपने मंगाया और बाहर भेज देंगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा उस पर। आयात कर किस्तों में चुकाने की सुविधा मिल जाती है कि आपने ठीक है आपका माल धीरे धीरे बेचते रहिए, धीरे धीरे आप चुकाते रहिए। प्रमाणित गोदाम में माल की बिक्री के फलस्वरूप कर मुक्त हो जाती है, यानी कि माल का बिक्री कर लेते हैं, आपको टैक्स में छूट मिलेगा। माल के नष्ट होने पर कर से मुक्ति मिल जाती है, यानी कि आपके गोदाम में रखा माल कोई नुकसान हो जाता है तो उससे टैक्स की बचत हो जाती है। फिर आगे है आपका बंधक पत्र। बंधक पत्र क्या होता है, यदि बिल मुद्दती हो
और विक्रेता माल भेजने के साथ ही उसका भुगतान भी प्राप्त करना चाहता हो, तो या तो वह बिल के किसी बैंक में भुना लेता है या उसके ऊपर बैंक के ऊपर कोई अधिकार प्रदान कर देता है। तो इस तरह की बातें यदि बिल अप्रतिष्ठित हो जाए या बैंक उस पर के अधिकार प्राप्त कर सकता है, तो माल को बेच करके माल की रकम वसूल कर सकता है। नहीं कि वहाँ पे जो आपका एक बंधक पत्र होता है उसमें लिखा रहेगा कि ठीक है, आपने हमको जो बिल पर पैसे दे रहे हैं, अगर मान लीजिए मेरा बिल डिसऑनर हो जाता है तो आप माल हमारा बेच करके वसूल कर सकते हैं। यानी कि ये जो माल का हमारे पास अधिकार पत्र है मैं आपको सौंप देता हूँ। इस तरह से वो जो बंधक पत्र